नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किसानों को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का किया उद्घाटन, गुजरात को भी दी करोड़ों की सौगात। केजरीवाल और कांग्रेस में हुई डील, 4 राज्यों में 7 चुनाव लड़ेंगे दोनों दल, पंजाब में होगा मुकाबला, कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। कांग्रेस में नहीं रुक रहा है इस्तीफों का दौर, दक्षिण में भी पार्टी को लगा जोरदार झटका, तमिलनाडु कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। किसान आंदोलन में आया नया मोड़, शाह की बैठक का दिखा असर, किसानों ने दिल्ली कूच को 29 फरवरी तक के लिए टाला। असम सरकार का बड़ा फैसला, खत्म किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून, सीएम हिमंता बोले इससे रुकेंगे बाल विवाह। खबरों की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के बड़े ऐलान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। ये गोदाम सहकारी क्षेत्र में सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का हिस्सा है। इस पहल का मकसद नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद से पैक्स गोदामों को फूड सप्लाई चेन के साथ जोड़ना है। इस मौके पर पीएम ने कहा, आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश भर में हजारों वेयर हाउस और गोदाम बनाए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी आज गुजरात दौरे के लिए भी रवाना हो गए और 25 फरवरी तक पीएम गुजरात में रहेंगे और देश भर में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा और पर्यटन से जुड़ी 52,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक लगातार मार रहे हैं पीएम मोदी, एक के बाद एक कई योजनाएं। तो क्या समझा जाए इससे? देखिए, जिस तरीके से अभी एक फर्जी किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये क्या मांग कर रहे हैं? हमें एमएसपी की गारंटी संसद से चाहिए। इन लोगों को समझना चाहिए कि इन्हें एमएसपी की गारंटी या किसी भी तरीके की गारंटी जो है वो संसद से नहीं, अभी मोदी से चाहिए। मोदी की गारंटी लो और चुपचाप बैठकर कम से कम देश के विकास में सहभागी बनो। जिस तरीके से अनाज भंडारण यानी गोडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है इतनी? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और भंडारण की क्षमता उस लेवल पर नहीं बढ़ी है। कांग्रेस की सरकारें रही, इन लोगों ने एफसीआई के जो गोडाउन थे उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था कि हर साल लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाते थे, ये चूहे खा जाते थे। अब उसको सही तरीके से रखो, इसके लिए प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसको भी गोडाउन की सुविधा मुहैया कराने के लिए अधिकार दिए गए। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? फायदा तो सबसे ज्यादा किसानों को है। अगर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और वो बर्बाद हो जाते हैं तो फिर सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा और उसकी कटौती कहीं न कहीं मार्केट और किसानों से होगी। महंगाई बढ़ेगा, जो लोग उस फसल को खरीद रहे हैं, यानी कि मंडी में जो गोडाउन में जाएंगे मंडी से अनाज, और उन अनाजों को फिर से पीडीएस सिस्टम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, प्राइवेट पार्टीज को दिया जाएगा, वहां से वो अनाज लोगों के पास आएगा खाने के लिए। और अगर इस पूरे चेन में बर्बादी ज्यादा होती है, उसका लोड कैसे पड़ता है? जिस तरीके से बिजली के यहां से वहां ले जाने में तार चेंज किए गए, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजली की बर्बादी तारों के कारण होती थी और उसका जो लोड था वो कंज्यूमर पर पड़ता था, क्योंकि पावर ग्रिड से सप्लाई के बाद क्या होता था, बिजली जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं उसमें पर यूनिट चार्जेज में वो चार्जेज भी जोड़े जाएंगे जो कि बर्बाद हुए हैं। मतलब ये काम हो रहा है, इसको गारंटी कहते हैं। इसलिए ये फर्जी किसान जिस तरीके से दिग्भ्रमित किए जा रहे हैं और युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और विपक्षी पार्टियां जिनकी सरकारें अभी तक भी रही वो क्या करती रही हैं। तो यहां पर देश के किसानों को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। तो वहीं इंडी गठबंधन के लिए भी एक खुशखबरी सामने आई है।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। आज दिल्ली में दोनों दलों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक की माने तो आप और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें आई हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में लोकसभा की 26, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, गोवा में 2 और चंडीगढ़ में 1 सीट है। यहां पर डील हुई है। क्या ये वाकई में डील, यहां पर इनका मुनाफे का सौदा या फिर घाटे का सौदा? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ डील कांग्रेस के लिए अभी भी भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि जिसने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया वो इस दुनिया का सबसे ठगा हुआ इंसान होगा। कितने लोगों ने भरोसा किया। अभी तक आम आदमी पार्टी बनी उससे पहले इन लोगों ने आंदोलन किया। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के लिए किया कि देखिए एक 80 साल का बुजुर्ग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और देश सन्नाटे में है। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसके आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन क्या किया, उस आंदोलन का फायदा राजनीतिक पार्टी बना के उठाया। अन्ना हजारे साइड कर दिए गए। उसके बाद जब पार्टी बनी तो कई लोगों को, जो बड़े चेहरे थे, सबको साथ लाया। प्रशांत भूषण आए साथ में, योगेंद्र यादव आए साथ में, या आशुतोष पत्रकार आए साथ में, आशीष खेतान आए साथ में, कुमार विश्वास जैसे पॉपुलर कवि साथ में आए। अब ये लोग कहां हैं? अन्ना हजारे के बाद एक एक करके, चाहे प्रशांत भूषण हो या फिर योगेंद्र यादव हो, आशीष खेतान हो, आशुतोष हो, कुमार विश्वास हो, सबको बाहर कर दिया गया। अब कांग्रेस नजदीकियां बढ़ा रही है। जिस कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पर्चियां लहराता था, जिसके नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से जंतर मंतर पर कहता था, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए थे, और 2014 में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण केजरीवाल भी बना था, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलता रहा। आज वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहा है, लेकिन चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। इंतजार करना चाहिए। अभी तो कांग्रेस बैकफुट पर है, अभी गठबंधन कर रही है। कांग्रेस के अंदर कई समस्याएं पैदा हो रही है, अलग अलग जगह से विद्रोह हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक चुनाव की घोषणा न हो, सारे कैंडिडेट न खड़े हो जाएं, तब तक ये मानकर चलना चाहिए कि केजरीवाल कभी भी रंग बदल सकता है, कांग्रेस को गच्चा दे सकता है। तो कांग्रेस और आप की बात बनी है या और बिगड़ गई है, ये कुछ दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस डील से घमासान मच गया है। इधर दक्षिण से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और 3 बार की विधायक एस विजयाधरानी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन की मौजूदगी में विजयाधरानी ने बीजेपी का दामन थामा। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद एस विजयाधरी ने पार्टी के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि विजयाधरानी ने यहां पर विलावन कोट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और यह विधानसभा सीट कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र से आती है। तो यहां पर एक बड़ा झटका, वो भी दक्षिण में। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी कांग्रेस दक्षिण तक सिमटी हुई है, अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में 53 सीटें कांग्रेस को मिली, उसमें से 60% सीटें साउथ इंडिया से थी, जिसमें केरल, तमिलनाडु और दक्कन के क्षेत्र में भी आ जाए, या वहां से बढ़ते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक को देखते हैं। गोवा में भी 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार की स्थिति क्या है? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया और पीएम मोदी, अमित शाह लगातार दक्षिण के दौरे पर जाते रहे। पीएम मोदी ने राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के समय भी उससे कुछ दिन पहले दक्षिण के मंदिरों का दौरा किया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मजबूत हो रहे हैं। इसका यह उदाहरण है, अगर किसी राज्य में, तमिलनाडु की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं है लोकसभा में, लेकिन फिर भी इस चुनाव से पहले
अगर वहां के कांग्रेस पार्टी की विधायक, मतलब जो कि अभी सरकार में है, डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है, आगे भी अलायंस की बात की जा रही है और दोनों में सीट शेयरिंग भी लगभग फाइनल है, वहां पर कांग्रेस ज्यादा नेगोशिएट नहीं करती है। ऐसी स्थिति में एक सत्ताधारी पार्टी की विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पता है। अन्नामलई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से पूरे तमिलनाडु में घूम घूम कर ये डीएमके और कांग्रेस के वामपंथी पार्टियों के इनके नीतियों के खिलाफ बात उठाई है, द्रविड़ कल्चर और आर्य कल्चर के नाम पर ये साउथ नॉर्थ का जो गैप बना हुआ है उसको पाटने की कोशिश की है। तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा और ये इसका उदाहरण है कि सत्ताधारी पार्टियों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस को छोड़ने के लिए पार्टी में होड़ मच गई है, जिससे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लाजमी है। अब बात किसानों की। किसान आंदोलन कर रहे हैं और फिलहाल दबाव में है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की धार कुंद पड़ने लगी है। एक और शंभू मोर्चे पर किसानों की संख्या कम हो रही है, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। किसान अब सीधे टकराव से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेलवाल ने कहा है कि अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो जमीनों का क्या करेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखे हुए हैं। वहीं सरकार की तरफ से 5वें दौर की बातचीत के लिए प्रस्ताव रखा जा चुका है, लेकिन किसानों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो किसान जिस तरह से यहाँ पर एक कहें कि किसानों में भी काफी मतभेद सामने आ रहे हैं। युवा किसान कह रहा है कि बैरिकेड तोड़ो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो किसान नेता हैं वो इसे रोक रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये स्थितियां नहीं है कि युवा किसान, बुजुर्ग किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, यहां सब एक ही कैटेगरी के किसान हैं। दिग्भ्रमित किसान, फर्जी किसान आंदोलन और ये दिग्भ्रमित किए गए युवा, जिस तरीके से पंजाब में युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाता है, पहले भी किया जाता रहा और इसी की वजह से वहां पर खालिस्तानी नेटवर्क एक्टिवेट हुआ, खालिस्तानी आंदोलन हुए, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। क्या स्थितियां थी, कैसे वहां के युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया गया इस बात पर कि सिखों के लिए एक अलग देश चाहिए। पंजाब जैसे एक छोटे से जगह जहां पर एक अलग देश की मांग चल रही थी, उसी तरीके से इस बार भी ये किसान नेता जो अपने आप को कहता है, और पंजाब में छोटा सा राज्य, वहां पर 40 से ज्यादा किसान नेता हैं, संगठन हैं। क्या ये ब्लॉक लेवल पर किसान नेता बनता है? इन लोगों ने मंडी के दलालों के साथ साठगांठ की। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कांग्रेस के साथ इनका साठगांठ की खबरें आई, फोटो दिखाई पड़े, पंडित डल्लेवाल, इन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। भगवंत मान के साथ, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके साथ भी साठगांठ है। उन लोगों के साथ मीटिंग, रात रात में मीटिंग होती थी। इन लोगों ने सोचा कि फिर से एक बार युवाओं को दिग्भ्रमित करो, कुछ लोगों को पैसे बांटो और 10-5 हजार लोग इकट्ठा करना बड़ी बात आज के समय में नहीं है। इसलिए उन लोगों को लेकर ये यहां पर दिल्ली में हंगामा करने के लिए पहुंच गया। हालांकि खट्टर की सरकार थी और खट्टर की सरकार ने सही इलाज किया इन लोगों को। अब इनके हौसले पस्त हैं, क्योंकि लग रहा है केंद्र सरकार इस बार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी मांग नाजायज है, गलत है, और गलत मांगों के सामने इस बार सरकार नहीं झुकेगी। तो ये किसी तरीके से फुसफुसाहट के साथ अपने आंदोलन को खत्म करने का एक सम्मानजनक तरीका ढूंढ रहे हैं, और इसलिए स्थगित करो, आगे बढ़ाओ, सीधे टकराव से बचो, टकराओगे पिट पिटा के वापस जाओगे। तो किसानों का यहां पर सही इलाज कर दिया गया है। इधर 4 किसानों की जान जाने के बाद अब किसान संगठन बैकफुट पर हैं। इधर असम में भी विपक्ष भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। असम की हिमंता बिस्व शर्मा सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट बैठक में 23 फरवरी को मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस एक्ट 1935 को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसे यूसीसी लागू करने की सरकार की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद राज्य में एआईयूडीएफ के चीफ और सांसद
बदरुद्दीन अजमल ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर असम में यूसीसी लागू होता है तो बीजेपी की मौत हो जाएगी। असम सरकार पर हमला बोलते हुए अजमल ने कहा वो मुसलमानों को भड़काकर अपने वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे। ये यूसीसी कानून लाने की दिशा में पहला कदम है, लेकिन इसके जरिए असम में बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी। तो यहाँ जिस तरह से ये विपक्ष जो हल्ला बोल गया, क्या है कि चेतावनी दे रहा है, इस चेतावनी के क्या मायने और क्या वाकई में असर होगा? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इन गीदड़ भभकियों से डरते नहीं हैं। उन्होंने पहले कहा कि हमारा मुसलमानों से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें यह तय करना पड़ेगा कि मुसलमानों का भविष्य किसके साथ है। पहली बात, कौन से मुसलमान असम के और कौन से मुसलमान बांग्लादेश के हैं, इस पर भी सोचना पड़ेगा। ये इस्लामिक ब्रदरहुड की बात नहीं है, ये हमारे देश के मुसलमान की बात है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहां पर असम में बसा देते हैं और उसको मुस्लिम भाईचारा के नाम पर उन लोगों के साथ जोड़ देते हैं जो यहां पर सालों साल से रहते रहे। उनके अधिकार को ये लोग खा रहे हैं, उनके विकास की योजनाओं का पैसा ये लोग खा रहे हैं, तो इसलिए बाइफरकेशन होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि अब ये तो मुसलमानों को समझना है, मुसलमान महिलाओं को समझना है यूसीसी के लेवल पर। जैसे उन्होंने मदरसा के बारे में कहा, ये तो मुसलमानों को समझना है कि उनके बच्चे को मौलवी मौलाना बनाना है या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। अगर तुम चाहते ही नहीं हो कि हमें आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, हमारे बच्चे बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए बेहतर शिक्षा लें, तो फिर तुम्हारा वोट हमें नहीं चाहिए। ऐसे लोग अपने साथ ही रखो। हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ के देश का और राज्य का विकास नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से ये जो मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, ये कैसा एक्ट है? अगर ये अजमल जैसे लोग चिल्लाएगा तो असम की मुस्लिम महिलाओं को समझ नहीं आएगा कि ये हमारे खिलाफ है या इसके समर्थन में है। क्या अजमल की बेटी की डिवोर्स हो जाए और उसमें मेहर की रकम वैसे ही दे दी जाए, गुजारा भत्ता की बात ना हो और उसे फिर हलाला के लिए बोला जाए, तो वो बर्दाश्त करेगा? ये किसी भी मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है और मानवीयता के आधार पर हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि इन कुप्रथाओं का विरोध करे, और असम की सरकार ने यही किया है। अब इन लोगों का जो ये दाढ़ी टोपी बढ़ाकर इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, इनकी राजनीति नहीं चलेगी। ये पिछली बार भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी बहुत चिल्ला कर हंगामा करते रहे। हुआ क्या? मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी का सहयोग किया क्योंकि उनके अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे। तो इसलिए इस बार हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है, और यूसीसी की पृष्ठभूमि अगर है भी तो यूसीसी तो लागू होना चाहिए। इससे किसे दिक्कत हो सकती है? दिक्कत उसे को है जो कि धर्म की ठेकेदारी करता है। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा ये अजमल जैसे लोगों की धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये लागू होगा, और पृष्ठभूमि है अगर यूसीसी की तो अगली बार यानी उत्तराखंड के बाद असम में ही यूसीसी लागू होगा। ये पहले भी मान लिया गया था। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इधर खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।